हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग तो फिजिकल आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप उसमें देखे हैं कि अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर 12th के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में हैं। तो सॉलिड स्टेट में बहुत सारा पॉइंट आपको 1.7 पॉइंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं उसमें, लेकिन कुछ अभी स्टूडेंट का डिमांड है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सर जो है यूट्यूब वगैरह पर डाला जाए। तो मैंने सोचा कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक वीडियो जो है आपको पर डे एक फिजिकल का और एक ऑर्गेनिक का वीडियो जो है अपलोड किया जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाला जाए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी डालना शुरू आज हम सोच रहे हैं कर दें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको आप नाम सुने होइएगा GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर होता है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म और आइसोमेरिज्म। और इससे पहले आप मेरा वीडियो वगैरह देखे होंगे जिसमें हम आपको बताए थे कि 12th पास होने से पहले इसको पढ़ ले, इसको देख ले तो 100% पास की गारंटी है। उस वीडियो में भी हम आपको ये इंडिकेट कर चुके थे कि ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। ये 3 ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। अगर ये 3 चैप्टर आपका कमजोर है तो समझिए कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमजोर है। तो नॉमेनक्लेचर, मैकेनिज्म और आइसोमेरिज्म, ये GOC का 3 इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, जिसको 3 पिलर कहते हैं हम लोग। नहीं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 3 पिलर है। पिलर का मतलब होता है जैसे घर हम लोग बनाते हैं, उसमें जो हम लोग डालते हैं पिलर डालते हैं जिसपे घर का छत टिका हुआ रहता है, उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो छत है वो इसी 3 पिलर पर टिका हुआ है। वो है आपका नॉमेनक्लेचर, मैकेनिज्म और आइसोमेरिज्म। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दिए कि आपको इस 3 चैप्टर को फोकस करना है। 3 चैप्टर का मतलब ये आपका हो गया कि इस तीनों चैप्टर पे फोकस नहीं करना है, कमांड करना है। अगर आप कमांड कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये 3 चैप्टर कमांड नहीं करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपके लिए टफ बना रहेगा। जो आप GOC के रूप में जानते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन 3 पिलर है, ये 3 पिलर आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट जो है आपका ये नॉमेनक्लेचर है, जिसे हम लोग बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बैकबोन का मतलब क्या? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या? आपके शरीर में एक रीढ़ की हड्डी है, आपके पीछे जो पार्ट है जिसपे आप खड़ा रहते हैं, स्टैंड करके सीधा आप रहते हैं, वह आता है बैकबोन। अब सोचिए कि अगर आपके शरीर से बैकबोन हटा दिया जाए, बैकबोन निकाल दिया जाए, आप कितने सेकेंड स्टैंड कर पाइएगा? कितने सेकेंड आप खड़े रह पाइएगा? आप 1 सेकेंड के लिए भी खड़े नहीं रह सकते हैं। उसी तरह अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर आपका कमजोर है तो समझ लीजिए कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी जिंदगी में मजबूत नहीं हो सकता है। सेकेंड है आपका जो चैप्टर वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल है। ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल है। जब तक ये धड़कता रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जिंदा रहेगा। ये धड़कना बंद हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बंद हो जाएगा। मतलब ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने के लिए बैकबोन की भी जरूरत है, मतलब नॉमेनक्लेचर की, और उसके बाद इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जिंदा रखना है, मैकेनिज्म आप मजबूत करके रखें। इसीलिए इसका नाम होता है, नाम सबको देते हैं, हम लोग भी दिए कि हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है।
क्या है, हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब कोई अपना अपना नाम सोच के देता है, हम भी अपना नाम ये सोच के देते हैं। थर्ड जो चैप्टर है ये है आइसोमेरिज्म। कौन सा चैप्टर, आइसोमेरिज्म। इसे हम लोग कहते हैं ब्रेन, ये ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब भाई ब्रेन कैसे है, तो ब्रेन इस तरह है कि आप नॉमेनक्लेचर पढ़ लीजिए, आप मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, नहीं, अब उसका कंपाउंड में इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे वो टर्मिनेट होता है, इस टर्मिनेशन को देखने के लिए आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना होगा। मतलब आप जितना पढ़े अभी तक नॉमेनक्लेचर और मैकेनिज्म में, इन सब को आइसोमेरिज्म में यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, अपना ब्रेन लगाना होगा, इसीलिए इसका नाम मैंने दे दिया ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तीन चीज मतलब आपको केमिस्ट्री में पूरा बायोलॉजी का दर्शन कराती है, बैकबोन, हार्ट और ब्रेन। यही तीन जो है वह स्तंभ है, तीन पिलर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर ये तीन आप कंप्लीट कर लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका मजबूत हो जाता है। तो हम लोग आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं और नेक्स्ट वीडियो से आपको नॉमेनक्लेचर बताना हम शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जान लीजिए पहले है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले देखते हैं, इसके बाद हम लोग फिर नॉमेनक्लेचर में आएंगे, नॉमेनक्लेचर के बाद मैकेनिज्म में आएंगे, मैकेनिज्म के बाद आइसोमेरिज्म में आएंगे। तो इंट्रोडक्शन में है क्या भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। क्या होता है, कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक से ये ई और ये क आप हटा दीजिए, क्या मिलेगा आपको, कार्बन मिलेगा। मतलब ये कि ये कार्बन का कंपाउंड है। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इसके बारे में थोड़ा सा जानना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, कहां से शुरुआत हुआ, कहां तक हम लोग पहुंचे, यही इंट्रोडक्शन में आता है। तो सबसे पहले बताया गया था कि कार्बन का जो कंपाउंड है उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये हम लोग का ओल्ड कंसेप्ट है, ये ओल्ड कंसेप्ट में आता है। किस कंसेप्ट में आता है, ओल्ड कंसेप्ट में आता है कि कार्बन और इसके कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा है यह क्या है, तो मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोग देखे हैं कि हाइड्रोकार्बन, क्या चीज, हाइड्रोकार्बन और इसके कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन से बने कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेटेस्ट मॉडर्न कंसेप्ट। मतलब कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है भाई, नहीं, तो हाइड्रोकार्बन ये दो टर्म से बना, एक बना हाइड्रो और दूसरा बना कार्बन। अब हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और कार्बन का जानते ही है कार्बन, नहीं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को क्या बोल दिए, हाइड्रोकार्बन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी भाषा में समझिएगा, हाइड्रोजन जो है वो चमचा है, ये क्या है भाई, चमचा है, और कार्बन क्या है, यह नेता है। अब नेता और चमचा का रिलेशन तो आप जानते होंगे कि अगर कोई नेता बिन बुलाए किसी के शहर में प्रेजेंट हो जाए, नहीं, तो उसके पीछे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। मतलब ये कि वो इनविटेशन कार्ड नहीं देते हैं कि आप आइए और हमारे जो है सम्मेलन में हमारे जो हम जो भाषण देंगे वो आप हमें सुनिए, वो किसी को कार्ड देने नहीं जाते हैं। लेकिन जो पहुंच जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई नेताजी का चमचा है। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो है वह नेता है और हाइड्रोजन जो है वह उसका चमचा है। जहां कार्बन रहेगा वहां हाइड्रोजन होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बात को दिमाग में हम सेट कर लेना है कि भाई कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना मस्ट है। लेकिन कब,
जब कार्बन अपना कोई वैलेंसी, कोई बॉन्ड खाली छोड़ देता है तो उसको भरने के लिए दूसरा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। आएगा कौन? हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। इसीलिए हमने इस कार्बन को नेता और हाइड्रोजन को चमचा बोले हैं, यानी नेता और चमचा का इसमें रिलेशन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर, यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन बन गया। यानी कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर जो कंपाउंड बनता है इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। समझे? तो कार्बन, अब हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन नेता हो गया, हाइड्रोजन चमचा हो गया, जो आप देख लीजिए। अब आप देखिए कार्बन के बारे में समझिए। जब आपको कार्बन के बारे में समझ में आ जाएगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 6 होता है, एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। अब आखिर कार्बन में इतना है क्या भाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना ज्यादा संख्या है? नहीं, आज के डेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड अप्रॉक्स 12 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज हो चुकी है, अप्रॉक्स 12 मिलियंस। और आप पढ़िएगा थोड़ा सा, जैसे मार्शियन हुआ, ओपी टंडन हुआ, आप उसमें पढ़िए, लिखा हुआ है कि एवरी ईयर 30,000 न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एडेड टू द लिस्ट। मतलब 30,000 नए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वह लिस्ट में ऑलरेडी जुड़ते हैं, प्रत्येक साल जुड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा जो ऐसा कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज के डेट में आप समझ लीजिए कि आपका पूरा शरीर, ये बाल से लेकर सर पैर तक, पूरे शरीर में हम लोग का लगभग 90% ऑर्गेन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ है। एवं यहां तक कि अगर हम कुछ सोचते हैं वह भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे अंदर जो एंजाइम्स वगैरह जो निकलता है वह सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम लोग का ये जो बाल है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी हमारे बॉडी का 90% ऑर्गेन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बना हुआ है। तो और दूसरी बात, हमको जितना सब्सटेंस दिखाई पड़ता है आप उसमें से 90 to 95% जो सब्सटेंस का कंपोनेंट्स देखिएगा वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, भाई कहां से आ गया इतना अधिक कंपाउंड में खोज कैसे हो गया? आखिर कार्बन के पास आखिर ऐसा है क्या जो इतना अधिक कंपाउंड बन गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट स्टडी करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि इसका लार्ज नंबर होना, बहुत अधिक संख्या का होना इसको सेपरेट स्टडी करने पे मजबूर कर देता है। मतलब ये कि अगर अधिक संख्या नहीं होता तो हम लोग इसको किसी के साथ ऐड कर देते, किसी के साथ जोड़ देते, फिजिकल के साथ जोड़ते, इनऑर्गेनिक के साथ जोड़ते, कोऑर्डिनेशन के साथ जोड़ते और उसी में काम खत्म हो जाता। लेकिन इतना अधिक केमिस्ट्री, इतना अधिक कंपाउंड होने के बाद अब इसको किसी के साथ जोड़ के पढ़ना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट इसको सेपरेट कर दिए और कहे कि भाई आप सेपरेट ही होके हो जाइए, हम लोग आपको सेपरेट वे में पढ़ेंगे। मतलब ये कि सेपरेट वे में पढ़ने के पीछे राज यही है कि इसमें बहुत अधिक संख्या था। इतना संख्या आता कहां से? इतना अधिक संख्या आया कहां से? आया कहां से? सो मैं बताता हूं आपको। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये तो आता है। अब इसमें ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये दोनों जो है वो सेकेंड ऑर्बिट है। तो सेकेंड ऑर्बिट इसका आप ग्राउंड स्टेट बनाइए, मतलब बॉक्स डायग्राम बनाइए। टू s2 और 2p2 है आपका। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसमें है 2p2, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है। p में चूंकि बॉक्स 3 होता है, 3 बॉक्स मैंने बना दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक
दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो हमारे पास 2 अनपेयर हो गया, एक पेयर हो गया और 2 अनपेयर हो गया। अब करें क्या कि इस पेयर को हम लोग तोड़ देंगे, तोड़ के इसे पहुंचा देंगे। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। कौन सा स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड का मतलब होगा एक्साइटमेंट। जब आप उसको एनर्जी दीजिएगा तो उसमें एक्साइटमेंट होगा, वो टूटेगा नहीं, वो नया काम करने के लिए बेचैन रहेगा। उसी तरह इसको एनर्जी दिए, ये पेयर टूट गया, बेचारा अकेला हो गया, और ये जो इसके साथ पार्टनर था वो भाग के चला गया दूसरे में। तो ये इसका जो पार्टनर है ये खाली जगह देख के उसमें भाग के चला गया। अब इसके पास हमारे पास कितना हो गया? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि जब आप एक बॉन्ड बनाते हैं, इसका छोटा सा कंसेप्ट भी है कि भाई एक डंडा ले लेंगे, इस डंडा में 2 किनारा होगा, 2 साइड होगा, मतलब एक डंडा में 2 किनारा होगा, 2 साइड होगा, तो ये दोनों किनारा का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है कि कार्बन का है, तो दूसरा हाइड्रोजन का हो सकता है, क्लोरीन का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है, किसी भी दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन यह जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका होगा? कार्बन का होगा। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 अनपेयर है, किसी दूसरे अनपेयर के साथ मिलकर नया बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड का मतलब तो यही होता है बंधन, नहीं। और बंधन कब होगा भाई? जब 2 अनपेयर मिलेगा तभी जो स्ट्रॉन्ग बंधन बनेगा। तो इसका अनपेयर और दूसरे एटम का एक अनपेयर, ये वो बॉन्ड बना देगा। फिर ये दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम या सेम एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह ये चारों अपना बॉन्ड बनाएगा, चारों पेयर में आ जाएगा। मतलब ये कार्बन 4 अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम लोग सीधा सा बात कहेंगे कि इस कार्बन का जो नेचर है वो टेट्रावैलेंसी नेचर है। कौन सा नेचर है? टेट्रावैलेंसी। अब 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको कह दिया कि टेट्रावैलेंसी है। क्या है? टेट्रावैलेंसी है। तो टेट्रावैलेंसी नेचर होता है इसके पास। कौन सा नेचर? टेट्रावैलेंसी। अब ये 4 जो है वो सेम एटम्स हो सकता है, 4 डिफरेंट हो सकता है, 4 में 2 सेम 2 डिफरेंट हो सकता है, 4 में 3 सेम 1 डिफरेंट हो सकता है। मतलब इस तरह कंपाउंड की संख्या बढ़ गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन का। किसका? कैटेनेशन। कैटेनेशन जो टर्म है वह कैटेंट से बना हुआ है। कैटेंट एक ग्रीक वर्ड है और कैटेंट का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, स्वयं जुड़ना। तो कैटेनेशन, कार्बन के पास जो प्रॉपर्टी है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी सेल्फ जुड़ना वाला है। मतलब 2 कार्बन जुड़ सकता है, 3 कार्बन जुड़ेगा, 4 कार्बन जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, 500 कार्बन जुड़ेगा। कोई लिमिटेशन इसका नहीं है कि 2 ही कार्बन जुड़े। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 5000 नहीं, ये अनलिमिटेड कार्बन एक दूसरे से जुड़ सकता है। और खास बात ये कि ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग का, कैटेनेशन का, वह कार्बन में ही सबसे ज्यादा होता है। इससे ज्यादा किसी एलिमेंट का नहीं होता है। 118 एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में है, उस 118 में सिर्फ कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है। अब सोचिए कि वो 2 कार्बन मिलकर कंपाउंड बना दिया, 3 कार्बन मिलकर एक कंपाउंड बना दिया, 4 कार्बन मिलकर एक कंपाउंड बना दिया, 5 कार्बन मिलकर एक कंपाउंड बना दिया। इस तरह से जो है वो कार्बन जो है जुड़ते जुड़ते कंपाउंड की संख्या बढ़ा दिया। दूसरा, अब ये जुड़ने पे एक और कंसेप्ट है कि जैसे सीधा जुड़ रहा है, ये सीधा भी जुड़ सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट चेन। टेढ़ा मेढ़ा भी जुड़ के कंपाउंड की संख्या बढ़ा सकता है, उसको बोलते हैं जिगजैग चेन। और दूसरी बात यह है कि इधर उधर भी जुड़ सकता है, मतलब इसमें ब्रांच भी निकल सकता है। मतलब स्ट्रेट चेन से भी कंपाउंड की संख्या बढ़ गया, जिगजैग चेन से भी कंपाउंड की संख्या बढ़ गया, ब्रांच जुड़कर भी कंपाउंड की संख्या बढ़ा दिया। तो इन सब के कारण
कार्बन का जो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन बना वो बहुत ज्यादा संख्या में बन गया। नहीं, अब ये जरूरी नहीं है कि ओपन चेन ही बनाएगा, ये क्लोज चेन भी बना सकता है ना। जितना मन करे 4, 5, 6, 7 कार्बन का क्लोज चेन भी बना सकता है। तो कार्बन की संख्या पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कार्बन जुड़ किसके साथ रहा है, वो अपने खुद से जुड़ रहा है, अपने किसी दूसरे पार्टनर से जुड़ रहा है, दूसरे एटम से जुड़ रहा है ना। तो इस तरह कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा हो गया, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी का है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कैटेनेशन का है, थर्ड जो है स्टेट चेन बनाना, क्लोज चेन बनाना, ओपन चेन बनाना, ब्रांच चेन बनाना, जिसके कारण कंपाउंड की संख्या बहुत अधिक हो गया। और इसी के कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट कर दिया गया, कहा कि भाई तुम अलग हो जाओ, तुमको हम अलग ढंग से ही पढ़ेंगे, इसलिए इसको अलग ढंग से पढ़ना है। तो ये चीज जो है हम आपको कार्बन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना अधिक क्यों हो गया, इसको सेपरेट स्टडी क्यों करते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो मेन फोकस है वो है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो से देना कंटिन्यू जो है देना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।